तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को समझना है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन और स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या समझा हुआ था, तो मैंने आपको सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड देन आफ्टर मैंने बताया था व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आज की क्लास में हमें समझना है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन के इंक्लिनेशन को हम लोग कैसे समझते हैं और स्लोप और ग्रेडियंट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो आप लोग समझिए कि सपोज दैट ये आपका प्लेन है। अगर प्लेन है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम लोग इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अभी आप ज्योमेट्री मीनिंग समझिए कि हम लोग इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, ये एक एंगल होता है। सपोज दैट एक लाइन है ऐसे, तो ये लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, ठीक है ना। देखिए ऐसे ये वाई एक्सिस के साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और एक्स एक्सिस के साथ जब दो लाइन मिलती हैं तो टू एंगल फॉर्म होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है। क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमें किसको इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का मीनिंग क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज अ एंगल फ्रॉम द अबव पार्ट ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के एबव जितना भी पोर्शन होगा लाइन का, वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसको हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो आप सिंपल ये समझिए कि अगर ये लाइन है तो ये एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसकी निगेटिव डायरेक्शन है। राइट साइड वाला पार्ट यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन और ये लेफ्ट जो साइड होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो इसका जो ये एंगल होगा, दिस एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो थीटा जो होगा, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एल, अगर इस लाइन का मैंने नेम एल दिया है तो लाइन एल का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का सेंस क्या है कि एक एंगल होगा जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने से बना होगा। देखिए दो तरीके से एंगल मेजर होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस क्या है कि अगर ये आपकी एक सपोज दैट एक्स एक्सिस है मैंने कह दिया और ये एक लाइन है, तो अगर आप ऐसे मेजर करेंगे तो ये ऐसे का मतलब क्या है, लाइन का जो रोटेशन है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इन द सेंस एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक, क्योंकि जो घड़ी का रोटेशन होता है, घड़ी के हैंड का, क्लॉक का रोटेशन वो ऐसे, अगर ये हैंड है तो ऐसे रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है। बात समझ आ रहा है ना। तो इसके जो अपोजिट जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंक्लिनेशन एंगल ऑफ लाइन क्या है। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, तो यहां से डिफिनीशन समझिएगा आप, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज एंगल which formed positive direction, positive x axis, measured anti-clockwise। बात समझिए, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज एंगल which formed पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी, तो आप समझ रहे हैं ना, ये एक एंगल हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर किया जाएगा तो ये थीटा होगा। क्लॉकवाइज अगर मेजर किया जाएगा ये एंगल सपोज दैट, तो अगर ये अल्फा है सपोज दैट तो माइनस अल्फा लिया जाएगा। क्लॉकवाइज में सेंस एंगल का निगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिया जाता है। तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है तो वही एंगल थीटा जो होगा वो लाइन का इंक्लिनेशन कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया। इंक्लिनेशन के बाद हमारा वर्ड आता है स्लोप।
और ग्रेडियंट। तो स्लोप और ग्रेडियंट को आप सिंपल ऐसे समझिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने tan पढ़ा है, तो अगर हम लोग tan विद इंक्लिनेशन एंगल लिख दें तो ये आपका क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपका, ग्रेडियंट या स्लोप बन जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ प्लेन, किसी भी प्लेन का स्लोप या किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन, तो द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट विद इंक्लिनेशन एंगल is called slope of line, slope or gradient of that line. The trigonometric tangent with inclination of a line is called slope or gradient of that line. किसी भी लाइन या किसी भी प्लेन का या किसी भी फिगर का स्लोप क्या होगा, तो जो भी इंक्लिनेशन ऑफ दैट फिगर होगा, जो भी इंक्लिनेशन एंगल होगा, इंक्लाइंड एंगल होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट के साथ अगर लिख दिया जाएगा तो वो स्लोप हो जाएगा उसका, डिनोटेड बाय m। इसको हम लोग m से डिनोट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट क्या होता है, tan, और एंगल क्या है, थीटा। तो tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा यानी tan थीटा। तो ये जो tan थीटा है, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लाइंड एंगल, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो m इज इक्वल टू tan थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ फिगर। क्या स्लोप और ग्रेडियंट का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया? तो अगर ये स्लोप और ग्रेडियंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, tan थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा आपको क्या होता है, हाइट होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये ट्रायंगल बनेगा, सपोज दैट ये थीटा है, मैं यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट कंसीडर कर लूँ, तो ये आपको सपोज दैट ये पॉइंट आपका P है, तो ये आपको हाइट आ जाएगी। और यहाँ से जहाँ से ये अगर पॉइंट है ये P, अगर यहाँ से हम लोग ऐसे y एक्सिस ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल राइज और डिवाइड में हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल राइज एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसका जो रेशियो है वही आपका स्लोप है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन और स्लोप ऑफ अ प्लेन इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल राइज टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हाइट और बेस का जो रेशियो है वो उसका स्लोप होता है, वही उसका ग्रेडियंट होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो इसको नोट करिए और इससे रिलेटेड और भी आगे चीज़ें समझते हैं। अगर सपोज दैट आपको इंक्लिनेशन एंगल गिवन है तो आप स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ये कंफर्म हो गया। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल आप समझेंगे। सपोज दैट मैंने कहा एग्जांपल है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which formed 60 degree with positive direction of x axis। अगर मैंने सिंपल ऐसे कह दिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which formed 60 degree with positive direction of x axis, उस लाइन का स्लोप बता दीजिए जो कितना 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है। तो इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आपको पता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आपको पता है, ऑफ लाइन जो कि है थीटा, कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो स्लोप और ग्रेडियंट आपको पता चल जाएगा कि स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाने वाला है। तो स्लोप ऑफ लाइन आपका होता है m और ये होता क्या है tan
थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा के प्लेस में क्या है 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है √3। तो इसको √3 क्या होगा, उस लाइन का ग्रेडियंट होगा जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी। यानी ये कोई तो ऐसे लाइन होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, कोई तो ऐसे लाइन होगी जिसका ये मेजर जो है ये 60 डिग्री होगा, ये मेजर आपका 60 डिग्री होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो मेजर होगा वही इंक्लिनेशन एंगल होगा। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल से, इसी तरह आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब हम बात समझते हैं कि अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का हमें इंक्लिनेशन एंगल और स्लोप फाइंड आउट करना हो, या एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, वाई एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, उसका हमें इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट करना हो, स्लोप फाइंड आउट करना हो, तो वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप, इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ एक्सिस, इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ एक्सिस। दूसरा हमने क्या कहा, ये पहला है इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमें इंक्लिनेशन समझना है और एक्स एक्सिस और स्लोप वाई एक्सिस को हमें क्या बताना है, वाई एक्सिस का हमें बताना है। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ एक्सिस, या दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूं इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है लाइन तो इसका मीनिंग क्या है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये 3 हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है जिनको आपको समझना है। तो इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ एक्सिस, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहीं पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपको वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, वही तो इंक्लिनेशन एंगल होगा, है ना। तो इस केस में जो इंक्लिनेशन एंगल थीटा है आपका एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन एंगल थीटा जो है वो होगा 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। तो जब 0 होगा तो स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन एंगल एंड एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो दोनों बेटा 0, एक इंक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री होगा और ये आपका 0 होगा, रियल नंबर है ये। ओके, वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस का थीटा कितना होगा, इंक्लिनेशन एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री इसका इंक्लिनेशन एंगल होगा। स्लोप की अगर बात करें तो m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, जो कि होता है नॉट डिफाइन, जो कि है नॉट डिफाइन, इन्फिनाइट, 1/0। बात समझ में आ गया ना। तो वाई एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री है और वाई एक्सिस का जो स्लोप है वो आपका नॉट डिफाइन है। ये बात समझ में आ गई होगी कि इंक्लिनेशन ऑफ एंड स्लोप ऑफ एक्सिस, क्लियर है बात। ओके, यहां से अब हम बात समझते हैं सेकंड को, इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग ड्रा करेंगे, ये लाइन है या ये लाइन है,
कोई भी लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे कहीं पर भी, देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये सारी लाइन वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी, ये जितनी भी लाइन है ये सब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होंगी। तो वही मैंने लिखा है इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इन सब का एंगल जो थीटा है ये सब का जीरो बनने वाला है। थीटा क्या बनेगा, इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो इफ लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इंक्लिनेशन शुड बी जीरो, उनका इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो जीरो होगा। और इफ इंक्लिनेशन एंगल इज जीरो देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो m इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इफ लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन देयर स्लोप बिकम 0। क्लियर है क्या ये बात? या आप कह सकते हैं कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस में लाइन परपेंडिकुलर है तो उस केस में भी उसका स्लोप हो जाएगा 0। चलिए अब यहीं पे बात हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को भी समझते हैं, क्या है कि इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस में आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर, क्लियर है ना, ये x है और ये y है, ये x एक्सिस में परपेंडिकुलर है। तो अगर x एक्सिस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है y के पैरेलल है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y के तो ये सभी पैरेलल होंगी ना, पैरेलल टू y एक्सिस, और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन एंगल इनका थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इफ लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस देन इंक्लिनेशन एंगल शुड बी 90 डिग्री, और अगर इंक्लिनेशन एंगल 90 है तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप आपको पता है कि m इज इक्वल टू tan 90, और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, यानी होता है इन्फिनाइट, या इसको लिख सकते हो 1/0, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, 1/0 एनी कांस्टेंट अपॉन 0, बट ये न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्सिस का अगर स्लोप पूछा जाएगा या किसी भी लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के या पैरेलल है वाई एक्सिस के या परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर है टू वाई एक्सिस के, तो मुझे लगता है ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एग्जैक्ट समझ में आया होगा कि आपको कैसे फाइंड आउट कर लेना है। चलिए तो इसको अब हम लोग इरेज करते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है कि अभी तो हम लोग जो स्लोप फाइंड आउट किए हैं, तो जितना भी अगर स्लोप निकाला है हमने, तो इंक्लिनेशन एंगल गिवन होता था तब हम लोग स्लोप फाइंड आउट किए हैं। जितना हमने इंक्लिनेशन किया है, इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्लोप फाइंड आउट किया है। तो हम लोग कैसे कंडीशन समझ सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप की क्या कंडीशन होनी चाहिए, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो स्लोप की क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपकी पहले हेडिंग है। और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है, टू लाइंस, आप टू लाइन को ही ले लीजिए, अगर दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में क्या कंडीशन होगा, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या कंडीशन होगा। तो आप यहां से बात समझिए, पहली कंडीशन है इफ लाइंस आर पैरेलल, तो अगर जितनी भी लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, सपोज दैट एक लाइन ये है और इसके एक पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, एक इसी के पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, आप कितनी भी लाइन पैरेलल इनके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये सारी लाइंस आपकी, ये लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, लाइन है ना L4, अगर ये पैरेलल हैं तो ये जो लाइन आपकी x एक्सिस है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो x एक्सिस के साथ बनने वाला ये एंगल जो थीटा है ये सभी के सभी का इक्वल होगा। ये जो एंगल है इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इफ लाइंस आर पैरेलल देन इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन ऑलवेज बी सेम। तो अगर ये इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइंस अगर सेम है, थीटा सेम है सभी लाइन के लिए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि स्लोप क्या आ जाएगा इस लाइन का, सपोज दैट लाइन L1 का स्लोप अगर m है, लाइन L1 का स्लोप अगर m है तो ये tan थीटा आएगा,
अगर सेकेंड लाइन का अगर स्लोप m2 है तो ये भी आपका tan थीटा आएगा, थर्ड लाइन का अगर m3 है तो ये भी tan थीटा आएगा, और अगर फोर्थ लाइन है तो ये भी क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्योंकि ये सारे एंगल अगर मैं इनको सपोज दैट θ1 θ2 θ3 और θ4 कह देता तो आपको पता है कि θ1 θ2 θ3 इज इक्वल टू θ4 होगा, तभी आप बोल सकते हैं ये लाइन्स आर पैरेलल हैं। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल then inclination of that lines always be equal to same, always same, then their slope also equal to same। तो m1 is equal to m2 is equal to m3 is equal to m4। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर लाइंस आपकी पैरेलल हैं, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इन दैट केस वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका जो स्लोप होगा वो भी सेम होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ slope of two lines are equal then those lines are parallel to each other। तो अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट है इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? स्लोप इक्वल, शुड बी इक्वल ऑफ ऑल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उनका जितनी भी लाइंस पैरेलल हैं उन सबका स्लोप इक्वल होगा। नेक्स्ट समझते हैं कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हैं तब आप कैसे कंडीशन समझेंगे? कोई भी लाइन, तो हम लोग टू लाइंस लेते हैं। इफ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस से L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो अगर वो परपेंडिकुलर हैं, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होगा? तो यहां से समझिए, सपोज दैट ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोई एक लाइन है, मैंने कंसीडर किया कि सपोज दैट आपकी ये एक लाइन है। तो अगर ये आपकी लाइन L1 है तो अगर इस पे एक मैं लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये सपोज दैट लाइन है जो इसमें परपेंडिकुलर है, और ये लाइन है आपकी L2, ये L1 है और ये L2 है। क्लियर है ना? ये L1 है और ये L2 है, L1 है और L2 है। तो इस केस में आप समझिए कहानी क्या होगी। इस केस में अगर इस L1 का इंक्लिनेशन एंगल मैंने मान लिया है θ1, अगर इस L1 का मैंने मान लिया है θ1 और इस L2 का इंक्लिनेशन ये मैंने मान लिया है θ2, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2? तो आपको पता है क्या? लेट कर लिया, इफ लेट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली, उनका θ1 एंड θ2 उनका इंक्लिनेशन है, देन देयर स्लोप क्या हो जाएगा? उनका स्लोप क्या हो जाएगा? उनका स्लोप हो जाएगा m1 इज इक्वल टू tan θ1 और m2 हो जाएगा आपका tan θ2। तो m1 और m2 जो है वो tan θ1 और tan θ2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा। तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि टू इंटीरियर का सम अपोजिट इंटीरियर के एक्सटीरियर के इक्वल होता है। यानी यहाँ से दैट इज जो θ2 है आपका, बात समझ आ रहा है इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, ये 90 प्लस θ इन दोनों का सम θ2 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब θ2 आपका क्या है? θ2 है आपका 90 प्लस θ1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan 90 प्लस θ1, और tan 90 प्लस θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस सेकंड में tan निगेटिव होता है और माइनस 90 है तो ये चेंज हो जाएगा। तो किस में चेंज होगा? cot में। तो cot θ1 आ जाएगा। cot θ1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हम लोग लिख सकते हैं -1/tan θ1, और -1/tan θ1 की वैल्यू क्या है? m1। m1 को हम लोग इधर भेज दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है दूसरे का m2 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1, -1 के इक्वल होगा उनका स्लोप का प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 है। मुझे लगता है ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट ये समझते हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, लाइन में अगर 2 पॉइंट गिवन है, अगर कोई लाइन है और उसमें 2 पॉइंट गिवन है, कैसे? हम हेडिंग डाल रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P x1 y1 एंड Q x2 y2। अगर वो x1 y1 और x2 y2 से पास हो रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप समझिए कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो आपका होगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ या स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू PQ क्या हो जाएगा? तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर स्पेस में आपको पॉइंट गिवन है P x1 y1, एक पॉइंट आपको गिवन है Q x2 y2, तो एक लाइन है जो PQ से पास हो जाएगी। सपोज दैट ये एक लाइन है जो P और Q से पास होकर के ऐसे जा रही है। क्लियर है? तो इसका स्लोप कैसे होगा? तो कोई ना कोई इंक्लिनेशन एंगल होगा, थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा। तो स्लोप तो आपको पता है कि m = tan थीटा होता है, बट आपको थीटा तो गिवन नहीं है, आप तो गिवन है आपको पॉइंट। तो पॉइंट कैसे आप निकाल सकते हैं? तो बात यहाँ से समझिए आप। मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूँगा और यहाँ से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये पॉइंट सपोज दैट आपको मिल गया m। इज इट क्लियर? अब यहाँ से समझिए, अगर x के पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर है ना? ओके। तो ये अगर हाइट आपको पता चल जाए कि MQ कितना है, क्योंकि tan थीटा आपको कितना होता है? MQ अपॉन PM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपको आ जाएगा MQ अपॉन PM। MQ क्या आ जाएगा? तो आपको पता है कि ये y2 है और ये y1 है। समझ रहे हैं ना? इतनी पूरी ये हाइट, क्योंकि तभी तो आपको ये पॉइंट y2 हुआ होगा। इसका ऑर्डिनेट, जब ये हाइट आपको y2 है तो ये आपको y2 है, और ये कितना है आपको? y1 है। तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो MQ आपको आ गया y2 माइनस y1। एज सेम एज यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से ये कितना है आपको? x2 है, और ये कितना है आपको? इतना x1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो उनका जो स्लोप होता है वो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होता है। डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होता है। चाहे आप यहाँ पे y2 माइनस y1 करिए या y1 माइनस y2 करिए। तो मुझे लगता है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग इससे रिलेटेड ज़रूर समझ लेते हैं और फिर आगे की क्लास फिनिश करते हैं। मैंने सपोज दैट आपसे कहा कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3 एंड 5 1। मैंने कहा ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होकर के जा रही है, उसका स्लोप बता दो। तो आप तो सीधा बोलोगे कि स्लोप ऑफ दैट लाइन m = डिफरेंस ऑफ एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो ये है -3 और ये है -1, ये है आपका 2, ये है -5। ये ध्यान रखना कि अगर इसको आपने पहले लिखा है तो फिर इधर वाला ऑर्डिनेट, जिस भी कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा उसका एब्सिसा भी पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है y2, तो फिर x2 भी उसी का आया है।
क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा -4 अपॉन -3, 4/3 जो होगा ये स्लोप होगा। तो आज की क्लास में इंक्लिनेशन और स्लोप का डिस्कशन किया जो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स टू ऑल।